आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन। हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में डिटेल में पढ़े थे। गॉस लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, गॉस लॉ का डेरिवेशन भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि गॉस लॉ का यूज करके अलग अलग चार्ज अरेंज हैं, तो उसके लिए फील्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, यानी किसी पॉइंट पे फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है। देखिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, सिचुएशन यह है कि आंधी और बारिश दोनों साथ में हो रहा है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं, लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या ऐसे होता है एप्लीकेशन इसका ढेर सारा, लेकिन हम लोग को 3 ही पढ़ना है। 3 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। अच्छा ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के द्वारा बनेगा? नहीं, फील्ड जो बनेगा वो चार्ज के द्वारा ही बनेगा, लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो एक लॉन्ग वायर के जैसे होंगे। यानी ये एक इस तरीके से, ये क्या है, एक वायर है, और ये क्या है, चार्ज यहाँ पे इस तरीके से अरेंज्ड है। चार्ज क्या है, इस तरीके से अरेंज्ड है। तब बताना है इसके वजह से किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़े ना। लेकिन ये किसके लिए पढ़े हैं, ये पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं। जरा ध्यान रखिएगा, हमने पहले के वीडियो में ये ऑलरेडी बताया है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल है, या यूज कर सकते हैं इसको, ना कि इस तरीके से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूला को। तो ये वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बताइए क्या यूज करेंगे, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। एप्लीकेशन मतलब यूज ही होता है, यानी गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इसके में क्या निकालेंगे, इस तरीके के चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तब हम लोग को क्या करना है, फील्ड का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, पहला में। दूसरा में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट सीट। यानी अब की बार जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज जो अरेंज है एक प्लेट पे, इस तरीके से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक प्लेट के जैसा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है कि किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि चूंकि हम लोग ई का वैल्यू जो ये वाला फॉर्मूला से निकालते थे वो एक किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं। फिर से हम लोग यही वाला यूज करेंगे, यानी गॉस लॉ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के लिए थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये एक क्या है, स्फीयर है, यानी एक गोला है, इस पे क्या है, चार्ज है, इस पे क्या है, चार्ज है। तो अब बताइए कि इस किसी पॉइंट पे यहाँ पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट चार्ज के जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो हम लोग यहाँ पे तो अप्लाई कर लेंगे, जब इसको क्या एज्यूम करेंगे, ये पॉइंट चार्ज है। लेकिन जब पॉइंट चार्ज के जैसा एज्यूम नहीं करेंगे तब यहाँ पे क्या वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहला कंडीशन में यानी हम लोग इस स्फीयर के आउटसाइड हम लोग पी का वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, और इसी के केस में हमको इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ये तीनों के तीनों कंडीशन किससे यूज करेंगे, किसके मदद से, किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए हमने एक ये लॉन्ग वायर बनाया है, ये क्या है, एक लॉन्ग वायर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूंकि ये वायर लंबा है इसीलिए इससे जो फील्ड निकलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस तरीके से फील्ड का वैल्यू क्या होगा, निकलेगा। इस तरीके से क्या होंगे, फील्ड निकलेगी। अब जरा सपोज कीजिए कि हमने ये माना कि टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, Q है, यानी लेट टोटल चार्ज क्या है, Q है,
और ये टोटल लेंथ ये जो वायर आपको दिख रहा है ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो सकता है, यह है। लेकिन हम लोग को अब क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इसकी वजह से, किसकी वजह से, इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पे, आप मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इस पॉइंट पे एक पॉइंट हमने माना P, और इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे, तो गॉस लॉ पढ़ाते टाइम हमने आपको बताया था कि गॉस लॉ वहीं पे यूजफुल होंगे जब उसका जो सरफेस बनाया जाएगा, गॉसियन सरफेस, वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जो चार्ज है उसके अक्रॉस सिमेट्रिकल होगा, उस चार्ज के लिए सिमेट्रिकल होगा। कल हमने एक फिगर बनाया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक स्फीयर है और यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तब इसके द्वारा बताइए, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये क्या है, स्फीयर जो होता है ऑलरेडी सिमेट्रिकल होता है। बिल्कुल ऑलरेडी सिमेट्रिकल होता है अगर हम इसको कैसा देखते, वाई एक्सिस के लॉन्ग देखते तब। लेकिन क्या ये चार्ज के लॉन्ग है, चार्ज क्या इसी डायरेक्शन, चार्ज कहाँ निकलेंगे, ये चारों तरफ इसके निकलेंगे। तो बताइए तो कि इस चार्ज के लिए क्या ये सिमेट्रिकल था, नहीं था। जब हम इसको पूरा स्फीयर बनाए थे तब ये सिमेट्रिकल हुआ था इस चार्ज के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे, चार्ज इस डायरेक्शन में है, यानी इस तरीके से क्या है, अरेंज्ड है। तो इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालने के लिए हम एक क्या बनेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, क्लोज्ड क्या बोलते हैं उसको, क्लोज्ड एरिया बनाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो गॉस लॉ यूज होता है वो किसी क्लोज पर सरफेस के लिए होता है। लेकिन बताइए तो ये पॉइंट क्या क्लोज है, नहीं है क्लोज, तो हम इसके लिए क्लोज एक क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे। और वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, साथ ही साथ वो कैसा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो बताइए कि इस वायर के लॉन्ग अगर आप बनाते हैं तो वो कौन सा फिगर बनेगा, क्लोज फिगर, वो फिगर बनेगा सिलेंडर का। किस चीज का फिगर बनेगा, सिलेंडर का फिगर बनेगा, क्लोज फिगर। यानी सिलेंडर बना दिए। अब जितना दूर का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, जितना दूर के लिए कंसिडरेशन कर रहे हैं, उसका लेंथ हम लोग मानते हैं कितना, L। यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना है, L है, हमने ये माना। और ये इसके सेंटर से, यानी इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, चार्ज से r डिस्टेंस पे, चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा, एक लॉन्ग वायर था, इस वायर से r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए जो पहले हम लोग फॉर्मूला जानते थे वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। बात समझिए, पॉइंट चार्ज नहीं होने की वजह से हमने गॉस लॉ यूज किया। क्योंकि गॉस लॉ बताता है कि फिगर शेप कैसा भी हो, लेकिन वो अगर क्लोज हो और वो सिमेट्रिकल हो तो वहां पे हम लोग गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फिगर कैसा भी हो, फिगर कैसा भी हो, शेप कैसा भी हो, उससे उसको कोई लेना देना है नहीं गॉस लॉ का। तो हमने बस क्या बना दिया, एक क्लोज लूप बना दिया, ये क्लोज एरिया बना दिया, क्लोज सरफेस बना दिया। अब यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो जितना दूर के लिए हम लोग मान रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू को, उस वैल्यू को हमने क्या माना है, L माना है। और इतना दूर के लिए, इतना दूर के लिए चार्ज का जो वैल्यू है वो कितना है, Q चार्ज है। क्या है, Q चार्ज। तो बताइए तो इतना डिस्टेंस में, इतना डिस्टेंस में, इतना डिस्टेंस में अगर चार्ज का वैल्यू Q है और टोटल लेंथ L है, तो बताइए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं, जिस चीज का वैल्यू निकालना होता है और जिससे रेट निकालना तो उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यूनिट के लिए वैल्यू निकालिए, यूनिट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट के लिए चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा बताइए तो। इतना डिस्टेंस के लिए टोटल वैल्यू Q है और लेंथ L है, तो इस किसी यूनिट पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू Q/L। क्या हो जाएगा, Q/L। हम इस फिगर को बिठाते हैं और आगे के लिए वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या हो गया, इसको जो डिनोट करते हैं वो लेमडा से डिनोट करते हैं, Q/L। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या,
गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जरा बताइए, हमने आपको जब पिछले वीडियो में बताया था तो आपको बताया था फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए, फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए बताइए इसमें कितने सरफेस बन रहे हैं, कितने प्लेन बन रहे हैं। पहला ये फर्स्ट प्लेन हुआ, दूसरा ऊपर होगा, ये सेकंड प्लेन बन रहा है, और एक इस प्रकार का, ये अगर गोला है तो इस प्रकार का प्लेन बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका तीसरा प्लेन। तीन प्लेन, एक प्लेन ये हो जाएगा नीचे। आप इसको ऐसे समझिए, ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो एक प्लेन इसका ऊपर होगा, दूसरा प्लेन एक नीचे होगा, और तीसरा ये इसके चारों तरफ का प्लेन है। और जरा इसका एरिया क्या होता है बताइए, ऊपर वाला का एरिया क्या होता है, ये एक सर्किल के जैसा प्लेन होगा, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इस वाले का क्या होगा, इस वाले का क्या होता है, जरा याद कीजिए, बेलन यानी सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल। ये वाला भी सर्किल है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए यानी इसके लिए जरा याद कीजिए कि टोटल फ्लक्स जब हम निकाल रहे थे, टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है, फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, जरा बताइए, फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़े थे, सबसे पहले गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बताइए, टोटल चार्ज बटा ई नोट, ये क्या हो गया फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यही पढ़े थे ना, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये किसी चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, चार्ज बाय परमिटिविटी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब एक हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी पढ़े थे फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए, क्या पढ़े थे ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन ये वाला तब हम लोग पढ़े थे जब प्लेन क्या था 2D था, प्लेन कैसा था 2D था। क्या यहाँ पे प्लेन 2D है, नहीं है, यानी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 3D है। लेकिन इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक और यूज किए थे, बेसिक सा यूज, φ1 + φ2 + φ3, ये चीज भी पढ़े थे हम लोग। और ये चीज कब पढ़े थे, टोटल फ्लक्स निकाले थे हम लोग वैल्यू, जरा बताइए फाई बराबर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये बात भी पढ़े थे, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, ये पढ़े थे कि नहीं बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए, यानी एक स्मॉल एरिया के लिए वैल्यू हम लोग क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे, और सारा को क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, और इसी के बराबर तो ये वैल्यू पढ़े थे हम लोग। अब हमने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मान लिया है। अब यहाँ से देखते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। फ्लक्स का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जरा बताइए फ्लक्स का वैल्यू, एक और तरीका हमने आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया था, चलिए इसको और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है Q/E0, यहाँ पे भी है, यानी ये वाला को भी रहने देते हैं। और एक और फ्लक्स निकालने का तरीका बताए थे आपको कि फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जहां से प्लेन से निकल रहे हैं फ्लक्स, जिस प्लेन से फ्लक्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, फ्लक्स बराबर पढ़े थे ना, ई ए कॉस थीटा, पढ़े थे कि नहीं। इस वाले से फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ये वाला टर्म क्यों यूज किए हैं, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस चीज का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोग ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई और यहाँ पे एरिया दोनों टर्म आ जाता है। इसमें इस इक्वेशन में बताता है कि जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, हमने ये बात, हमें पता है ये बात, लेकिन अगर हम टोटल फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर ले और दोनों को इक्वलाइज कर दें तो हमको ई का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू। बताइए इस चीज का वैल्यू, यानी फाई का वैल्यू, कितने सरफेस यहाँ पे बन रहे हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस इस तरीके से है। और चूंकि हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में निकलेगा, यानी इस लाइन के, इस वायर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर निकलेंगे। तो जरा बताइए इस चीज को निकालने के लिए हम इसको ऐसे अगर लिखें, φ1 + φ2 + φ3, क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि तीन प्लेन है यहाँ पे, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये वाला है और एक प्लेन ये वाला है, तीन प्लेन है, तो तीनों प्लेन के लिए हम निकाल देंगे। अब φ1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई, अब आप चाहे तो E1 भी लिख सकते हैं,
तो जरा बताइए, तो जिस पॉइंट पे भी हमको निकालना है, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो हर एक उस पॉइंट पे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, वो पॉइंट जो है सिमेट्रिकल है, ये वाला पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो हर एक ये पॉइंट पे इस सरफेस पे, इस सिलेंडर के हर एक सरफेस पे जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली ई रखेंगे। अभी तो बताएं फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो एक एक के लिए हम निकाल रहे हैं, फाई वन बराबर निकालेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम ई रख रहे हैं। और ए का वैल्यू अगर हम फाई वन के लिए इसको 1 माने तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मानते हैं कि A1 हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा, A1 वैल्यू हो जाएगा। ऐसा हम लोग सपोज कर ले रहे हैं, A1 वैल्यू हो जाएगा। अब बताइए इसके एरिया के डायरेक्शन और फील्ड के बीच का एंगल कितना है। हमने पिछले वीडियो में इस बात पे ज़्यादा फोकस किया था कि ये चीज़ आगे आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशन में यूज होंगे, तो इसलिए उस पर हमने फोकस किया था। तो जरा बताइए इस एरिया के जो डायरेक्शन होंगे वो किधर होंगे, एरिया का जो डायरेक्शन होगा, अगर इस तरीके से ये है, सिलेंडर इस तरीके से है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया का डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में होंगे, यानी नीचे की ओर एरिया का डायरेक्शन होगा। और फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉस जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। प्लस फाई टू का वैल्यू बताइए, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और फिर से हम देख पा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में क्या है, फील्ड का वैल्यू, और ये क्या है, एरिया का डायरेक्शन है। तो जरा बताइए फाई टू का वैल्यू के लिए ई ए टू इसको मान लेते हैं, और कॉस 90 डिग्री, इसके लिए जो भी वैल्यू है एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थर्ड के लिए देखते हैं, थर्ड वाला ये वाला प्लेन होगा, और इस तरीके से प्लेन बन रहा है। प्लेन इसका कैसा बन रहा है, ये सिलेंडर है, तो प्लेन ये है, तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस सामने होगा इस तरीके से, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में निकल रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यानी ए3 और बताइए कॉस 0 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताइए इसका एरिया कितना होगा, ये चूंकि 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। ए3 का वैल्यू, यानी ये ए3 कौन वाला माने, थर्ड प्लेन के लिए। तो जरा बताइए थर्ड प्लेन कैसा है, ये इस प्रकार का सिलेंड्रिकल है, और इसका एरिया क्या होता है, बताइए एरिया क्या होता है, एरिया का वैल्यू 2πr/L, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। यानी यहाँ से हम लोग फाई का वैल्यू क्या मिला मेरे पास, फाई बराबर मिला E2πr/L, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड, यानी E2πr/L, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। देखिए अभी बारिश हो रहा है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, कितनी वीडियो बना रहे हैं, हालात को देखते हुए आप लोग परेशान ना हो इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को। अभी एक फाई बराबर हमने ये दूसरा इक्वेशन, और फाई बराबर हमने पहला इक्वेशन ये वाला माना, ये वाला इक्वेशन अब रख देते हैं हम, चूंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो हम इस वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बताइए ये भी फाई बराबर इतना, इस फाई बराबर इतना, ये फाई बराबर इतना वैल्यू होता है, ये फाई बराबर इतना वैल्यू होता है, दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों का तो वैल्यू फाई का ही वैल्यू है। तो देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो बताइए क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, फाई बराबर Q/E0 बराबर, इक्वेशन सेकंड क्या है, E2, चूंकि फाई बराबर है तो ये दोनों LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से क्या मिल गया, E2πr/L। जरा बताइए E का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू क्या होगा, बताइए। E बराबर हो जाएगा Q/E0, और यहाँ से 2πr/L हो जाएगा। अब जरा बताइए Q/L को हमने क्या बोला है, Q/L को हमने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे Q/L को हमने क्या बोला है, लेमडा बोला है। तो इस तरीके से हम लोग लेमडा बाई एप्सिलॉन नोट
2 पाई और क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इस वैल्यू को। यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिल गया, लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किन किन बात पर डिपेंड कर रहा है, इसके चार्ज के डेंसिटी पे, कि चार्ज कैसा है, बात पे डिपेंड कर रहा है। ये जो चार्ज है वो कैसा है, साथ ही साथ और क्या डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है। तो ये था किसके लिए, चार्ज का गॉस लॉ का यूज करके किसके लिए हम लोग निकाले। अच्छा गॉस लॉ यूज कहाँ पे हो जरा बताइए, गॉस लॉ ही तो बताया कि ये वाला इक्वेशन होता है, गॉस लॉ ही ने ये बताया, और इस चीज को हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज की थी, इसलिए हम इसको भी लिख दिए। तो गॉस लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, E बराबर क्या होगा, लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। तो इस प्रकार से यानी वायर के लिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। आप चाहे यहाँ निकाले वैल्यू, यहाँ निकाले वैल्यू, यहाँ निकाले वैल्यू, यहाँ। आप इसमें देख रहे हैं एल का वैल्यू कहीं भी डिपेंड कर रहा है, एल का वैल्यू का कोई है रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी जितना होगा, जितना है डेंसिटी, लेंथ कितना भी रहे, जितना दूर के लिए भी निकालना होगा हमको, अगर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमको लेंथ से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हमने लॉन्ग वायर के लिए देखा। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा था, प्लेट के लिए, प्लेट सीट के लिए, कि उसके लिए हम लोग कैसे फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वाला वैल्यू नहीं दिख रहा था, चलिए देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ से अब दिख रहा होगा आपको, E बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। क्यू बाई एल को हम लोग लेमडा बोलते हैं, तो क्यू बाई एल के बदले हमने लेमडा लिख दिया है, बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। तो ये है इसका रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होता है लॉन्ग वायर के लिए, ये है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये हमने एक प्लेन सीट बनाया है, ये ध्यान रखिएगा ये 2D है, यानी सिर्फ लेंथ और विड्थ है, यानी चार्ज जो है एक ही लेयर है इसमें। अब इसके द्वारा कैसा फील्ड बनेगा, किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है कि फील्ड का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो चूंकि हम लोग इसमें डायरेक्टली E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। अब गॉस लॉ का यूज करने के लिए हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है कि जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, साथ ही साथ सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अगर ये P पॉइंट माने हैं तो सिमेट्रिकल इस चार्ज के लिए आप ऐसा समझिए, ये एक प्लेन है, यहाँ पे अगर हमको चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना, इस पॉइंट पे चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बताइए सिमेट्रिकल कब होगा, जहाँ पे कैलकुलेट करना। अगर इस तरीके से हम फिगर कोई बनाए या इस तरीके से फिगर बना दे, यहाँ पे P है x है तो यहाँ पे भी x वैल्यू, यानी इतना डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ पे भी x डिस्टेंस। तो यहाँ पे P अगर मान रहे हैं कि इस चार्ज पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x है, तो इसके पीछे भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्या ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट लेंगे x, जिसका वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा x। अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे क्या, सिलेंडर। सिलेंडर इसलिए बना रहे हैं कि हमको जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस, तथा साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल को होने के लिए हमने क्या बनाया, एक क्लोज सरफेस बनाया, क्लोज सरफेस बनाया जिसका डिस्टेंस उस पॉइंट से दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो वो होगा सिमेट्रिकल x। अब जरा बताइए कि इसमें फिर से पिछले वाले के जैसा एक प्लेन ये होगा, एक प्लेन ये होगा, और दूसरा प्लेन कौन सा है, दूसरा प्लेन, और तीसरा प्लेन कौन सा होगा, ये वाला होगा। चूंकि ये प्लेट है तो इससे जो फील्ड निकलेंगे वो भी क्या निकलेंगे, परपेंडिकुलर निकलेंगे। इस प्लेन से जो फील्ड निकलेंगे वो इस डायरेक्शन में निकलेंगे, इस डायरेक्शन में क्या होगा, फील्ड का वैल्यू निकलेगा। तो फिर से हम लोग टोटल फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और चूंकि गॉस लॉ के वजह से हम लोग जानते हैं कि E का वैल्यू जो होता है वो चार्ज बाय परमिटिविटी होता है। तो इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फील्ड का वैल्यू दोनों तरफ होगा कि नहीं होगा। तो हमने ये फील्ड का वैल्यू हो गया, यानी फील्ड का वैल्यू। जरा बताइए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अच्छा इसको एज्यूम्पशन कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए ऑलरेडी हमने
PDF में लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोग इसको एजम्पशन करेंगे कि हमने क्या लिखना है। सपोज दैट एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P के क्रॉस हम लोग क्या बनाते हैं, एक क्लोज सरफेस बनाते हैं जो सिलेंड्रिकल के जैसा होता है, और उसके बोथ साइड सिमेट्रिकल होने के लिए हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, और फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है, तो इतना दूर के लिए, जितना दूर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना दूर के लिए हम लोग चार्ज का वैल्यू क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, Q कैलकुलेट कर रहे हैं, Q मान रहे हैं। और वहां का एरिया हम लोग क्या मान रहे हैं, A मान रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया था, क्या हो जाएगा, Q/A हो जाएगा, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये बात याद रखिएगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको प्लेट दिख रहा है ना, ये प्लेट आपको कहीं कहीं पे प्लेन से इनफाइनाइट लॉन्ग दे देगा। यानी ये जो लार्ज है, बहुत बड़ा प्लेट है, ये जो प्लेट आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा है। हमको ये जो प्लेट आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है, उससे हमको मतलब नहीं है। जितना दूर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उतना दूर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं कि एरिया कितना है, A है। तो बताइए यहाँ पे एरिया अगर ये होगा तो यहाँ पे भी एरिया होगा, A होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी इसका भी एरिया क्या होगा, A होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, A होगा। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई बराबर क्या होगा, Q बाय क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। ये हो गया फर्स्ट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल फ्लक्स यहाँ से, अब नो, अब यहाँ से टोटल फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये चीज के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले भी पिछले वीडियो में और इसके डिटेल में देखे थे, कैसे आया था, फील्ड इनटू E बराबर क्लोज लूप के लिए E A cos फाई पढ़े थे ना, cos थीटा। तो यही वाला चीज हम लोग को यहाँ पे लिखते हैं, एक्चुअल में कुछ लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं। इस चीज को हटा करके डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिखते हैं। फाइबर के लिए सरफेस 1 के लिए देखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। इसका एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर ये प्लेन है एरिया का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और उधर ही फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग पाएंगे कि E A cos क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हो जा रहा है ये बता दें, क्योंकि जिधर फील्ड है, जिधर फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही क्या है, एरिया का डायरेक्शन भी है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। φ2 अगर ये 2 प्लेन माने हैं तो उसके लिए फील्ड उधर और एरिया का डायरेक्शन उधर। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E A cos 0 डिग्री। अच्छा, आपको ई वाला में दिक्कत नहीं हो रहा है कि यहाँ पे फील्ड का वैल्यू हर एक केस में सेम ले रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि हमने जो ये सिमेट्रिकल पॉइंट माना है, हमने कैसा फिगर बनाया है, सरफेस बनाया है, सिमेट्रिकल फिगर बनाया है। और सिमेट्रिकल फिगर होने की वजह से उस सरफेस पे, जिस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे आप यहाँ पे रखिए कैलकुलेट कीजिए या यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, दोनों केस में ई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तीसरा केस में देखते हैं E3 के लिए, तो ये क्या है, ये क्या है, तीसरा है। तो बताइए अगर ये आपको सिलेंडर है, ये आप मान लीजिए इस तरीके से सिलेंडर अरेंज है, तो इसका प्लेन कैसे है, इस डायरेक्शन में। तो बताइए इसके एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड, इस तरीके से ऊपर होगा, और फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, इस तरीके से है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी E A cos 90 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू, ए का वैल्यू अलग लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ए के बराबर नहीं होगा, हमने ए इसको माना है, तो इसका जो एरिया होगा वो ए नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि 90 डिग्री है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी ओवरऑल देखें तो फाई बराबर यहाँ से क्या मिल गया, 2E8 मिला, 2 ये E A8 यहाँ पे 0, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, यानी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कितना, 2A। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन, अब दोनों को हम लोग इक्वलाइज कर देंगे, क्योंकि फाई बराबर ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस फाई का वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं। फाई का वैल्यू Q बाई E नोट बराबर 2E8। E बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा बताइए, E बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नोट 2A। क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नोट 2A हो गया वैल्यू। अब जरा बताइए Q बाई
क्यू बाई ए को हमने क्या नाम दे दिया है, सिग्मा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। यानी यहां से हमको क्या मिल गया, फील्ड का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया, फील्ड का वैल्यू मिल गया। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो एक्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इस प्लेट से कितना दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो x का वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा इस प्लेट से, वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। किससे बहुत कम होगा? इस चार्ज की प्लेट से। अगर ये चार्ज का प्लेट बहुत अगर बड़ा है, ये मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड है, और इस बोर्ड से आप इतना डिस्टेंस पे, इस बोर्ड से आप एक उंगली पे क्या वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उस केस में ये x पे डिपेंड नहीं, यानी उस केस के लिए कब, जब x का वैल्यू इस प्लेट से क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तब ये x के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। और इस बात को याद रखिएगा, ये कैलकुलेट करने का जो तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस बात को याद रखिएगा। जब कैपेसिटेंस, इसी टॉपिक में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस पढ़ना है, वहां पे भी इसका यूज होगा। तो ये था दूसरा गॉस लॉ का यूज करके दूसरा एप्लीकेशन था, गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा एप्लीकेशन इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो स्फीयर हो, क्या हो, स्फीयर हो, चार्ज कैसे अरेंज हो, एक स्फीयर, एक गोला पे अरेंज हो, तब क्या होता है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए ये है तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, एक स्फीयर पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको ये सर्किल जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये बोर्ड आपको 2D है, तो अब बात समझिएगा, ये एक्चुअल में सर्किल नहीं है, ये क्या है, एक स्फीयर है, गोला है, क्या है, गोला है, और उस पर क्या है, चार्ज है, क्या है, उस पर चार्ज है। फिर से हम लोग मानेंगे कि ये Q बाई, अच्छा बताइए, यहाँ पे जो एरिया का वैल्यू होगा, हम लोग क्या रख रहे हैं, Q बाई ए एरिया। अब एरिया का वैल्यू, टोटल एरिया बताइए इसका क्या होगा, आप कैलकुलेट करके बताइए। हमने पिछले केस में तो एरिया माना था, पिछले केस में एरिया माना था, क्या माना था, जरा याद कीजिए। देखिए इस तरीके से सीट लिया था और यहाँ पे क्या बनाया था, एक सिलेंडर बनाया था। वहां पे एरिया हम लोग माने थे कि इतना दूर के लिए एरिया ए था, और चार्ज का वैल्यू क्या था, क्यू था। यहाँ पे बताइए एरिया का वैल्यू क्या होगा। टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, और एरिया, तो बताइए यहाँ पे एरिया का वैल्यू ये कैसा होगा। चूंकि ये स्फेरिकल है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ध्यान रखिएगा। हमको कैलकुलेट कहाँ पे करना है, एक पी पॉइंट है, और पी पॉइंट कितना है, इस स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है, ये स्मॉल आर दूर है। कितना दूर है, स्मॉल आर दूर है। तो हमने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। ये क्या हो जाएगा, इसके केस में कौन सा गॉसियन सरफेस था, ये वाला था। इस केस में देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी चार्ज है वो स्फीयर के जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने बनाया एक पॉइंट पे, हमको क्या करना है, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमने एक क्लोज सरफेस बना दिया। चूंकि क्लोज सरफेस इसका स्फीयर ही बनेगा, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसलिए हमने स्फीयर के जैसा ही बना दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बाई एरिया। चार्ज का वैल्यू क्यू, और एरिया का वैल्यू बताइए, इस छोटे वाले के लिए स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हो गया, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। अब ये वाला वैल्यू, अब आगे अकॉर्डिंग टू, अच्छा एक बात और, इसके लिए दो केस होते हैं, स्फीयर के लिए दो केस। पहला तो हमने इस चार्ज जहां पे रखा हुआ है, चार्ज के आउटसाइड हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, यानी ए के केस में देखेंगे, फर्स्ट केस में देखेंगे, आउटसाइड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के आउटसाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज के आउटसाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा केस में, अगला केस में देखेंगे कि चार्ज के इनसाइड में फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसके आगे देखेंगे। तो जरा बताइए चार्ज के लिए, यानी यहां से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर से वही फाई बराबर, यानी फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट होगी। आप चाहे तो इसको फर्स्ट मान सकते हैं। अच्छा क्यू का वैल्यू हम लोग वहां पे लास्ट में पुट करते थे,
लास्ट में इसमें क्या किया था, लास्ट में वैल्यू पुट किए थे कि सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए होता है, लास्ट में पुट किए थे, हम यहीं पे पुट कर दे रहे हैं आसानी के लिए। क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू का वैल्यू जरा बताइए, क्यू बराबर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इक्वेशन आना जरूरी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बताइए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बटा एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच में होगा, फ्लक्स के डायरेक्शन के यानी फील्ड के डायरेक्शन के और सरफेस एरिया के डायरेक्शन के। तो बताइए अगर ये सरफेस एरिया है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये सरफेस एरिया तो डायरेक्शन इधर होगा, ये सेंटर है स्फीयर का और ये प्लेन है, तो एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड, फील्ड का भी डायरेक्शन अपवर्ड, यानी दोनों के केस में फील्ड का जो वैल्यू होगा वो भी इधर होगा और एरिया का वैल्यू भी क्या होगा, सेम। तो यानी यहाँ पे cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई ए cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी यहाँ से हमको मिल गया ई ए फाई बराबर दूसरा इक्वेशन। और ए का वैल्यू कितना होगा जरा बताइए, हमने अभी ए पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसके लिए फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करें ना, यानी यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग कौन सा रखेंगे, छोटा वाला आर या बड़ा वाला आर, बताइए छोटा वाला आर या बड़ा वाला आर, यानी यहाँ से ई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आर, जिस जगह पे हमको फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब रख दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को। चलिए यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यानी फाई बराबर यहाँ पे भी, फाई बराबर यहाँ पे भी रख दे वैल्यू, यानी ये फाई बराबर है, यानी फाई का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू, इसको क्रॉस 4 ये कट जाएगा, ई बराबर क्या हो गया सिग्मा आर स्क्वायर बाई बड़ा वाला एप्सिलॉन नॉट, छोटा वाला आर स्क्वायर। यही होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब जरा एजम्पशन कीजिए, अगर ये पॉइंट चार्ज की जैसा, अगर ये आर का जो वैल्यू होगा वो बहुत बड़ा होगा, स्मॉल आर का वैल्यू अगर बहुत बड़ा होगा तो ये जो आपको छोटा सा स्फीयर दिख रहा है वो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा या नहीं करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल करेगा। उस केस में अगर इसको हम अरेंज करें, उस केस के लिए अगर इसको हम अरेंज करें तो हम लोग इस सिग्मा का वैल्यू फिर से अगर हम लोग रख दें, सिग्मा का वैल्यू अगर फिर से क्यू बाई वाला रख दें तो आप पाएंगे कि जो वैल्यू आ जाएगा वो पहले जैसा ही आ जाएगा, इसके जैसा। ई बराबर डायरेक्टली हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए जो वैल्यू निकालते थे तब, तो पॉइंट चार्ज अगर इसको एजम्पशन करते हैं तो वैल्यू जो आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू अगर हम रख देते हैं, सिग्मा का वैल्यू क्या क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, अगर यहाँ पे रखते हैं क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल है आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हैं कि वही वाला आ गया क्यू बाई, इस चीज को हम मिटाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट छूटा हुआ है, यानी पहले के जैसा ही वैल्यू मिल गया कि नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाला है, ये क्यू चार्ज अगर पहले वाला हम लोग एजम्पशन करते हैं तो टोटल का टोटल ये कितना वैल्यू होता था, क्यू चार्ज का वैल्यू होता था, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, क्यू होंगे, टोटल वैल्यू क्या होगा यहाँ पे क्यू होगा। लेकिन अभी जब हम ये वाला वैल्यू अगर रख रहे थे तो वहाँ सिग्मा के टर्म में आ रहा था, कहने का मतलब चार्ज डेंसिटी की, यानी यूनिट एरिया के लिए चार्ज का डेंसिटी कितना है, यानी यूनिट एरिया के लिए वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था। ये वाला वैल्यू बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा के टर्म में था, बात समझ में, सिग्मा के टर्म में था। लेकिन जब पूरा का पूरा हमने क्यू मान लिया, पूरा का वैल्यू यानी पूरा का पूरा यहाँ जो चार्ज का वैल्यू होगा वो क्यू होगा, तब ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा और आर का वैल्यू बड़ा होगा। उस केस में हम लोग देख रहे हैं कि क्या वैल्यू हो गया, मेरा पहले जैसा वैल्यू आ गया। तो ये था स्फीयर का
की वजह से, और स्फीयर के कौन सा आउटसाइड, चार्ज के आउटसाइड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब दूसरा केस हम लोग इसको देखेंगे इनसाइड, इनसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए अब चार्ज जो होगा वो कहाँ पे होगा, अब जो चार्ज होंगे ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल आर। चार्ज जो होंगे इस बार वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। चार्ज कहाँ होंगे, यहाँ पे। अब हमको इस पी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो फिर से हम अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ तक सही रहेगा, ये वाला ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, तो जरा बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड की ओर क्या निकलता है, फ्लक्स निकलता है। तो बताइए इनसाइड कोई फ्लक्स यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू 0 है, यानी फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया ऑलरेडी। तो यहाँ से हम लोग दोनों को अगर इक्वलाइज करें, दोनों वैल्यू को, ये वाला इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन को और ये वाला इक्वेशन को, तो डायरेक्टली हम यहाँ से मान सकते हैं, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो भी फ्लक्स यहाँ से निकल रहे हैं, फील्ड निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, यानी इनसाइड कोई फ्लक्स ही नहीं बच रहा है, कोई फील्ड ही नहीं बच रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनसाइड कोई फील्ड ही नहीं अवेलेबल होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाता है वो आउटवर्ड जाता है। इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। यानी फ्लक्स का वैल्यू 0 कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड ही तो है। फ्लक्स 0 कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहने का मतलब फ्लक्स का वैल्यू 0। ये होता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लक्स बोलते थे। यानी सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब इनसाइड निकाल रहे हैं, किसी स्फीयर के इनसाइड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होता है, वैल्यू 0 वैल्यू होता है। तो ये था गॉस लॉ का एप्लीकेशन, और ये एग्जाम्स के व्यू से बहुत 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 ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आपको एग्जाम में आने वाला है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसमें ही पढ़ना है। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, धन्यवाद। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए।